इसके अलावा जो चीज हमने कल पढ़ी थी, इन सब चीजों के अलावा वेपर डेंसिटी पढ़ा था। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला पूरा अच्छे से कर लिया था और उसके सवालों के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। आई सपोज दैट कि आप सबको वेपर डेंसिटी जो है वो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं वेपर डेंसिटी वाले में, है ना? है ना? फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है ना? तो ये आज बात कर लेते हैं, इस पर हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक बेटा, चालू करें क्या एम्पेरिकल फार्मूला निकालना? मेरी आवाज क्लियर है, मैं क्लियर हूँ, सब कुछ क्लियर है? तो अपन नया टॉपिक चालू करें। सब लोग जुड़ गए हैं क्या? ओकाइस, ओकाइस, लेट मी चेक। हाँ, ऑलमोस्ट काफी लोग जुड़ गए हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है? तो एम्पेरिकल फार्मूला का पहले मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ना, ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल जो बनता है उसमें एटम्स का जो सिंपल फार्मूला होता है उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला। एक तरीके से सिंपल रेशो अपन कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सभी लोगों को पता भी होगा ये बात, है ना? तो जैसे मान लो इट इज द, यदि डेफिनेशन लिखें तो empirical formula it is it express the simple whole number ratio of atoms in various compounds। ओ, भूल गया था, ग्लोव्स पहन लो। इससे क्या, लिखते जाओ और मिटाते जाओ। देखना बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब it expresses it expresses simple ratio of various atoms present in a molecule। प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स का जो सिंपल रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा? तो उन एटम्स का जो सिंपल रेशियो होता है, एग्जाम्पल से सब समझ में आता है। एग्जाम्पल देखिए तो मैंने लिखा ग्लूकोज, तो एग्जाम्पल में इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पर लिखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला करेक्ट है बेटा? अब यदि मैंने यहाँ लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ लिखा एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब इधर लिखा C6H12O6, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H4, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C2H6, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? और इतने सारे नाम के बीच में आई सपोज दैट इतना काफी है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो C6H12O6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 से डिवाइड हो सकता है, तो CH2O हो जाएगा। करेक्ट है? ये 2 है और ये 6 है और ये 1 है, तो इसका तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वही होगा जो है, तो इट विल बी C2H6O। यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? जो ये फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि एक ही O है। इधर देखें तो 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो कि ग्लूकोज का है, CH2O हो जाएगा। इसका CH2 हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 हो जाएगा।
करेक्ट है बेटा, इतनी बात सब लोग को बात समझ में आ गई। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूले में सिंपल रेशो ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं अपन एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहली चीज हमने जो पढ़ी वो पढ़ी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आगे भी समझ में आ ही जाएगा। आगे पढ़ते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, अब सोचते हैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। मिटा दूं बेटा इसको, यदि आप लोगों ने लिख लिया हो, नहीं तो आपको टाइम दो। ओके, लिख लिया बच्चों ने, है ना। तो ये था एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसके बाद आएगा हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेसिक स्टेप होते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के। नंबर 1, इफ मास और परसेंटेज मास of various atoms is given, of various atoms is given, दिया हुआ है, then we should find out, we should find out number of moles of each atom, take percentage mass as mass, as given mass। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है, टेक परसेंटेज मास एज गिवन मास। जैसे किसी का 12% दिया तो आप मान लो 100 में से 12 ग्राम इसके, तो आप मान लो 100 में से 12 ग्राम इसके हैं, ऐसे करके अपन को चलना है। इसमें जनरली क्या होता है, दो चीजों के मास दे देंगे, तीसरे का परसेंटेज नहीं देंगे, बोले इसका परसेंट 12, इसका 50 है, तीसरे का नहीं बताएंगे। तीन टाइप के आइटम बोल देंगे तो आप नेचुरली समझ जाओगे इसका 12 है, 50 है, तो जो बच गया 38% वो किसका हो जाएगा, वो थर्ड वाले का हो जाएगा। तो 38 ग्राम किसका मान लेंगे, थर्ड वाले का, पहले वाले का 12 ग्राम और दूसरे वाले का 50 ग्राम। आई सपोज दैट मैंने मैथ्स आपको सही बताया, मैथ्स में गलती नहीं करी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हुआ पहला। एक बार आपके पास सबके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, एक बार आपके पास सबके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो जिसके मोल सबसे कम है, जिसके मोल सबसे कम है, उससे हमको क्या करना है, बाकियों के मोल्स को डिवाइड कर देना है। We should divide number of moles of each atom by least by moles of atom having least number of moles। ठीक है बेटा, by doing above process we will obtain a ratio of moles of different atoms यदि ऊपर वाले प्रोसेस में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं मिला है तो नीचे अपन क्या करते हैं, यदि ऊपर वाले प्रोसेस में कोई फ्रैक्शनल रेशियो आ गया, मतलब फ्रैक्शन मोल्स आ गए हैं,
तो अपन उसको क्या करते हैं, सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ इन एवर प्रोसेस value is obtained in fraction, value is obtained in fraction, we convert that in simple ratio। मुझसे एक गलती हो गई बेटा कि मेरे को क्या करना था, हर लाइन के बाद एग्जाम्पल लिख देना था। अब मैं क्या करूंगा, अब चारों लाइंस के एग्जाम्पल लिखूंगा। शायद बेहतर तो समझ में आता है कि हर लाइन चल रही है उसके बगल में एग्जाम्पल चल रहा हो, तो बच्चे ज्यादा समझ जाते हैं ना, एकदम 11th के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं। लेकिन ठीक है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पहले से आता हो तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एग्जाम्पल में और अच्छे से आपको ये समझाता हूँ, ठीक है बेटा। और मैं एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से ये बात समझाता हूँ, ठीक है बेटा। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। हाँ, आप इसको जरा देखो जल्दी से। यार मुझे फोन आ रहा है, अब फोन मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, आ रहा है कोचिंग से ही। आप जरा इसको नोट करें, मैं एक मिनट बालकनी में झांक लूं। हाँ बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने? हैव यू नोटेड दिस? हैव यू नोटेड दिस? सो गए सब लोग? लास्ट लाइन क्या है? इफ इन above value, in above value, if in above process value is obtained in fraction, we convert that in simple ratio। यदि वैल्यू फ्रैक्शन में मिली है तो उसे अपन सिंपल रेशो में, सर नहीं सोए, जाग रहे हैं, ओके गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेट्स। चलो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया इसकी समझाता हूँ। और एग्जाम्पल से चलते हैं यार, कहाँ टेंशन है ना, एग्जाम्पल से चलते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करो। कर लिया बेटा सबने नोट? कर लिया सबने नोट? कर लिया। अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करा दूं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। आपको इस साल एग्जाम में जो आने वाला वही वाला करा दूंगा डायरेक्ट, काय की लेती टेंशन, डायरेक्ट वही वाला करा दूं जो एग्जाम में आने वाला। तो मैं भरोसा ही नहीं होता मेरे को, पेपर पता है, भरोसा ही नहीं तुमको मेरे पे। करा दूं बेटा, वही वाला करा दूं, वही वाला करा देते। काय के लिए हमारा टेंशन लेना है कि नहीं, डायरेक्ट वो वाला सवाल करते हैं जो इस साल एग्जाम में आने वाला है। अपन क्यों ज्यादा टेंशन लें? तो आप समझ गए होगे मेरे हाथ में कौन सी जादुई किताब है, एनसीईआरटी। समझ गए बात को? सरकार ने इसी से पेपर देना है पूरा पूरा हर साल की तरह। आप वही वाला सवाल कर ले जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का इनने किया है। यदि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सरकार का ही पेपर आएगा। आपको तो पता है पूरी दुनिया में सरकार की ही सरकार चल रही है। तो a compound contain 4.07% hydrogen, a compound contain 7.0% हाइड्रोजन। इसका हाइड्रोजन लिखा है ना, गैस लिख देता तो H2 हो जाता, लेकिन कंपाउंड में गैस थोड़ी ना होगी। 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन
its molar mass is its molar mass is 96.96. Its molar mass is 98.96. 98.96 gram. What is empirical and molecular formula? What is empirical and molecular formula? एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? चलो भाई, तो सरकार की बात देख लेते हैं, सरकार का पूछते रहे, है ना? तो सबसे पहले क्या करना है, सबके मोल्स निकालना है। तो n निकाल लो, किसका? H का। 4.07 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 4.07 ही आ जाएगा। ठीक है, सरकार ने भी यही किया है क्या? नहीं भाई, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने 1.008 लिया है। अपन भी ले लेंगे, लेकिन एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। मतलब ये वाला सवाल एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज आ सकता है। और ये आ रहा है 4.03। उसके बाद आ जाएगा n कार्बन, और वो कितना हो जाएगा? 24.27 डिवाइडेड बाई 12 ही करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाई 12 बराबर 2.0225 आ जाएगा। करेक्ट है बेटा। उसके बाद NCl आ जाएगा, और NCl की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5 इज इक्वल्स टू, तो ये हुआ 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5 इज इक्वल्स टू 2, इतना आ जाएगा। जरा मैं एक जरा चेक करता हूँ, कोई आ गया। अब आप इसको जरा आगे करो थोड़ा सा। हाँ बच्चों, मैं आ गया वापस। आइसक्रीम वाला बाहर था ना बेटा, तो वो आइसक्रीम के लिए वो घंटा बजा रहा है, तुम लोग को आवाज आ रही होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाया हूँ जाके। ठीक है बेटा, ओके। तो इतना आया आपको समझ में? अब ये तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया। ये तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गए। करेक्ट है ना बेटा? तो नंबर ऑफ मोल आ गए, तो अब मैं क्या करूं, जिसके सबसे कम है उससे बाकियों को डिवाइड कर दो। अब सबसे कम ये वाले हैं, इससे इन सबको डिवाइड कर देता हूँ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, एग्जैक्ट नहीं निकालनी, अप्रोक्सीमेट। ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आया कि नहीं? आया ना बेटा? एग्जैक्ट निकालोगे तो 2.015 कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू को अपन को एलिमिनेट कर देना। इतनी छोटी वैल्यू को अपन को एलिमिनेट कर देना, तो सीधा इधर क्या लिख देना, 2 लिख देना। इधर भी 1125 कुछ ऐसा आ जाएगा, एलिमिनेट कर देना, 1 लिख देना। और इधर तो 1 आ ही जाएगा,
तो इधर मैंने एक्चुअल क्या किया, एक्चुअल मैंने क्या किया 4.03 डिवाइडेड बाई 2 और 2.0225 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 ये किया है, यही मैं भाषा में लिखा था, आपको याद हो। और जिसको जीवन में ये 2 ना दिख रहा हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीवन जीने वाला है ना। जो आसान खेलते हैं जीवन में, मतलब ज्यादा लोड नहीं लेते, वो कहेंगे भैया 2 है ये, खत्म। वो कहेगा 1 है, हो गया रेशो, सेवा समाप्त। समझ गए सब लोग बात को बेटा। अब सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या आया मेरे पास, ये सिंपलेस्ट रेशो आया। तो ये हो गया H2, तो ये आ गया CH2Cl, CH2Cl, ये आया इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा। आ रहा है ना सबको समझ में, ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो वेट है, अब क्या होता है, एक होता है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तुम कहो तो ये मिटा के अच्छे से कर दूं बोर्ड पे, बोर्ड ब्लर हो रहा है। अच्छा, ब्लर हो रहा है बेटा, अरे ओह, ये तो समस्या है भाई, ब्लर क्यों हो गया दादा। रुको मैं कुछ और देखता हूँ। लेट मी सी, लेट मी सी यार, कवर तो सारी चीजें हैं। अभी कैसा है बेटा, अभी भी ब्लर है क्या बेटा, ब्लर है, जस्ट वेट। अभी ठीक हुआ क्या, अब सही, ठीक, ओके। तो ठीक है, अब मैं इसको मिटा के, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं इसको मिटा के क्या करूंगा कि जो साइड में लिख रहा था ना उसको अच्छे से लिखूंगा बोर्ड पे, तो सही रहेगा। आप ऐसा करो, आप झटापट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी, टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली। आओ मिटाए, हो गया बेटा, चलो। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू वैलेंसी फैक्टर। एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। अब तुम सोचो बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट ऐसा लिख देता हूं, बराबर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, करेक्ट है बेटा। अब अपन देखें सवाल में, सवाल में उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया था आपको, कहाँ गई एनसीईआरटी, ये रही, वो दिया था 98.96, वो दिया था 98.96, और इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना था, वो था CH2Cl। तो 12 + 2
और 35.5। गंजा गंजा, ये टकलू, ये ऐसा आ गया, ये आ जाता 5, 9 और 4, 49.5 बेटा। तो ये हो जाता 49.5 इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने सही किया होगा गणित, जहां तक मेरा ख्याल है अप्रोक्सीमेट 2 आ जाना चाहिए इसको। ऐसा देख के फील टाइप की आ रही है मुझे, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 12 प्लस 35.5 प्लस 2, वाह यार मैं तो जीनियस हूँ, बहुत अच्छा मैथ्स किया मैंने। इनटू 98.96 बराबर, अरे वाह 1.9999 आ गया। इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब अपन समझ जाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू वैलेंसी फैक्टर। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2Cl into 2 and that will be equal to C2H4Cl2. This is molecular formula. As it is क्वेश्चन एग्जाम में टपकने वाला है, देख लेना। अब आप सोचो एग्जामिनर चेंज क्या करेगा, एग्जामिनर 24 कर देगा, उन पे 24 कर देगा, समझे आप बात को। ऐसे करके हल्का फुल्का वो चेंज करने की कोशिश करेगा और आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक। तो प्लीज डू टेक द क्वेश्चन वेरी सीरियसली, ओके। और इंपेरिकल फॉर्मूले पे ये एक अकेला क्वेश्चन ही दिया है इन्होंने, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, एक ही क्वेश्चन दिया है इंपेरिकल फॉर्मूले पे। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो है, जो फॉर्मूला है जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है काय में, अपना एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में एक है जिसमें डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड हैविंग 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है आयरन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये वैसे मेरी समझ में। तो उसने बोला आयरन जो है वो 69.9% है, और जो ऑक्सीजन है वो डाई ऑक्सीजन 30.1% है। पेज नंबर बेटा, मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, 22 पेज नंबर पे दिया हुआ है वैसे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 1.3। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.3 है। इस क्वेश्चन में विशेष बात यह है कि उसने बोला डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। इस क्वेश्चन में जो विशेष है वो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है डायरेक्ट एग्जाम में टपक जाए तो कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। देखते हैं इसको, मिटा दूं बेटा इसको मैं मिटा दूं बच्चों, चलो मिटा दूं बच्चों, ओके। क्या, चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.3 एनसीईआरटी में, और बोलता है कि आयरन ऑक्साइड है, आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसमें Fe का जो परसेंटेज है वो 69.1% है, और 69.9% है, और जो डाई ऑक्सीजन का परसेंट है वो 30.1%, वो 30.1% है। नाउ इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, बिकॉज अब अपन इसको कैलकुलेट करें तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले NFE कैलकुलेट करूंगा तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56 करना पड़ेगा, and this will be NO2 and that will be equal to 30.1 divided by 32. Let me take that, 69.9 divided by 56. This is very interesting calculation. 1.248 है ना, एग्जैक्ट लिख दिया मैंने बिल्कुल, and 30.1 divided by 32 and that comes out to be 0.94. तो इसका मतलब अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो 1.248 डिवाइडेड बाय 0.94 एंड 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, जिसके मोल का मैं उसको डिवाइड कर देते हैं। ये वाला गणित तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ, एक आ जाएगा, इस मामले में मैं जीनियस हूँ। और इनटू करूंगा मैं 1.248 and that comes out to be 1.32. now this is गड़बड़ मैथ्स,
1.326 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ बात बन सकती है बेटा। यदि इसको, क्योंकि ये वैल्यू तो नहीं रख सकते, ये वैल्यू तो नहीं रख सकते, पर इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, interesting and very good because it is a fraction ratio, so we should convert that into a whole number ratio by multiplying by a suitable integer। हाँ, इसने यहाँ पूछ रही है 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेटा यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 के करीब आता है। 1.3 इंटू 3 बराबर कितना होता है बच्चे, यदि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.3 आएगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2.6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग होल नंबर आ जाएगा 4। इसने यहाँ चमका। सिंपलेस्ट मल्टीपल करना है अपन को, सिंपलेस्ट। तुम बोल सकती हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 से नहीं बेटा, उसमें बड़ी हो जाएगी बात, और बड़ी हो जाएगी बात तो बाद में रिड्यूस होकर वो छोटे पे ही आना। तुम 6 से भी मल्टीप्लाई करोगी तो आखिरकार इंपेरिकल फॉर्मूला छोटा ही आएगा, क्योंकि तुम सिंपलेस्ट रेशियो में जाओगी, है ना। तो मैं इसको फिर क्या करूंगा, कन्वर्ट इनटू सिंपल रेशियो। अब ये जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त 1.326 इंटू 3 हो जाएगा और ये 1 इंटू 3 हो जाएगा। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 3 इंटू 3 बराबर 3.98 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 है बेटा। 3.98 को मैं 4 लिख सकता हूँ, लेकिन 1.3 को 1 या 2 नहीं लिख सकता। 1.3 को 1 या 2 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं 3.98 को 4 लिख सकता हूँ, वो तो परमिटेबल है ना, छोटा मोटा है वो। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, बस बात चमक गई बेटा। Fe3O4 आंसर इज Fe4 O2 3। अब O2 3 मतलब कितना हुआ, 6। अरे वाह यार, क्या क्वेश्चन है यार, मजेदार है भैया। ये कितना हो जाता बेटा, O2 3 times and this becomes Fe4O6 and that is equals to Fe2O3। अब पूरा मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझ गए बात, पूरा सॉल्व कर लो, एक इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं इसलिए समझे। पहला घुमाओ फिराओ कहां से चालू किया, आप देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, समझे बेटा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सबसे पहले O2 डाई ऑक्सीजन बोल दिया, डाई ऑक्सीजन का किसी ने गणित पकड़ लिया तो फिर मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर आ गया इधर, और ये सब करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ जनता लिख देगी Fe4O3 और वो भूल जाएगी उसने डाई ऑक्सीजन लिया था। समझ रहे बेटा बात को, कितने सारे पैंच एक ही सवाल के अंदर। जेई लेवल का सवाल है बेटा, मेंस लेवल का सवाल मैं आपको बता दूं, मेंस लेवल का सवाल है। और मोस्टली एग्जाम प्रेशर में सवाल इसके यहाँ सही बोल रही है, गलत हो जाता, लेकिन अब गलत नहीं होगा। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सीधा निशान लगाना है Fe2O3। जैसे ही 69.9% क्या बोला Fe और O2 डाई मॉलिक्यूल क्या बोल दिया उसने 30.1, वहीं जोर से खड़े होकर नारा लगा रहा है जय बीपीएस सर के, ये हु, और Fe2O3 पे निशान लगा। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा इतनी बात, थोप लो। मैंने तो आपसे इसीलिए कहा था डायरेक्ट पेपर बता दूं क्या, खत्म, इधर उधर की बात कौन करे, डायरेक्ट पेपर की बात कर लेते। ठीक बेटा, और अभी मैं ये सारे काम करने वाला हूँ, जैसे 4 महीने के अंदर मैं पूरी एनसीईआरटी के सवाल आपको सॉल्व करके दे दूंगा ऐसे ही रिकॉर्डिंग में। ये बात है, आप उससे लेटे लेटे उनको देखते रहो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। वो समझते हैं वो बहुत स्मार्ट है, वो समझते हैं बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट मेहनती लोग होते हैं, मट्ठे नहीं होते, ऐसा है। उन्हें पेपर अच्छा बनाने के लिए अपने तंत्र से बाहर निकलना पड़ेगा पहले, वरना मेरे जैसे लोग पेपर आउट करते रहेंगे बैठ करके। अब की बार सारे वो क्वेश्चन बता दूंगा बच्चों को जो पेपर में आने वाले, तुम बनाओ पेपर जैसा बनाना चाहते हो। अच्छा पेपर बनाओगे तो मैं वैसे भी कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि तुमने अच्छा पेपर बनाया तो कंसेप्ट मैंने अच्छे मजबूत करके रखे हुए हैं, और तुमने बुरा पेपर बनाया तो मैंने पकड़ के रखा हुआ है कि तुम बुरा पेपर बना रहे हो। तो कुछ तो चेंज कर दो भाई यार, देश का कुछ तो भला कर दो, ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। चलो बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया भैया। मिटा दूं क्या मैं इसको, शैल आई मिटाओ दिस बच्चों।
चला मिटाओ दिस बच्चों, बच्चे सो गए, चंदा मामा सो गए। ओके चलो भाई, अब इंपेरिकल फॉर्मूला का सवाल एनसीईआरटी वाला भी खत्म हो गया है। ओ माय गॉड, अच्छा बेटा, और इन्होंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है, इन्होंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है और इन्होंने इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी पूछा है। आगे जाके 1.8 में इन्होंने क्या किया है, 1.8 में इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा। बेटा इसके आंसर पीछे देते हैं क्या बच्चे, एक्सरसाइज के आंसर पीछे देते हैं क्या? हाँ देते तो हैं, दिख तो रहा है यूनिट 1, लेकिन आंसर तो नहीं है यहाँ पे। पहली तो यूनिट है ये एक्सरसाइज, नहीं दूसरी यूनिट है ये, पर आंसर नहीं देते यार लोग अपने क्वेश्चंस के। कहाँ आंसर दिए? 1.1 का तो कोई आंसर ही नहीं दिया। दिया है क्या तुम लोग की किताब में? हाँ दिया है। 1.18 का आंसर ही गलत दिया है क्या? 4.8 इंटू 10⁻³ ये क्या आंसर हुआ? कुछ भी 1.8 का आंसर कुछ भी दिया है, ठीक, छोड़ो बेटा, आंसर ही बकवास दिया। इसके बाद में चलो ठीक है, बस ये वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। कौन सा वाला? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला। अब अपन और लेते हैं बेटा। अब एक और है इसमें जो कंसेप्ट अपन को पढ़ना चाहिए, और वो है परसेंटेज फॉर्मूला बाय मास। परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंट बाय मास करके एक कंसेप्ट है, वो भी एनसीईआरटी में खूब डिस्कस हुआ है। चलो डिस्कस करते हैं। तो वो आता है परसेंटेज फॉर्मूला और परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, और उसमें एवरेज मास भी पूछते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स मास परसेंट ऑफ अ एलिमेंट। सिंपल है, कॉमन सेंस है वो, चलो लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। और वो फॉर्मूला है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। वैसे वो कॉमन सेंस से ही आ जाता है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ये 11th के बच्चों को शोभा देता है, नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms into atomic mass, into atomic mass, मतलब टोटल मास ऑफ एटम हो गया ये, कितने एटम है इनटू एटॉमिक मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 बराबर मास परसेंटेज। क्या कोई दिक्कत है इसमें बेटा? ये 11th के बच्चों के लिए अच्छा है, जो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते उन्हें फॉर्मूला चाहिए रहता है। लेकिन आप सोचो यार, किसी चीज का मास परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो उसने टोटल मास ऊपर लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम, किसी जिस एटम का मास निकलवा रहा है, परसेंटेज निकलवा रहा है, उसको टोटल नंबर और एक का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 बराबर मास परसेंटेज आ गया। कोई रॉकेट साइंस लगा क्या इसमें बेटा? क्या कोई रॉकेट साइंस लगा आपको इसमें? ठीक है बेटा। अब इसमें कंसेप्ट होता है जिसमें वो बोलता है, एक कंसेप्ट होता है, इफ नंबर ऑफ एटम इज 1, यदि नंबर ऑफ एटम 1 है तो कंसेप्ट चलता है किसका, इज 1 मॉलिक्यूलर मास बराबर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इफ नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1, देन मॉलिक्यूलर मास बराबर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्या होता है मैं आपको बताऊं, वो ऐसा बोल देता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन का वेट जो है, परसेंटेज वेट 14 है,
एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट 14 है, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट 14 है, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? 14 तो है, परसेंटेज वेट तो 14 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसके। मैं क्या करता, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन सही क्या होता, सुनना। क्वेश्चन सही होता मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है। क्वेश्चन सही होता कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, क्योंकि 14% वेट नाइट्रोजन का तो है, लेकिन मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है मुझे ये तो पता ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही तुम लोग? उसने बोला कि नाइट्रोजन का जो वेट है वो कितना है, 14% है वेट, लेकिन उसने ये तो बताया ही नहीं कि नाइट्रोजन उसमें कितने। तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि कितने नाइट्रोजन का वेट 14%। तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन सही कब होता है, जब बोले कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन का वेट 14% है, बताओ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तब क्वेश्चन सही होगा। उसने बोला इफ अ मॉलिक्यूल हैज नाइट्रोजन एंड परसेंटेज weight of nitrogen is 14%. Find minimum molecular weight of molecule. Correct है. Find minimum molecular weight of molecule. यदि उसने ये पूछ लिया तो क्या होगा, अपन निकाल सकते हैं भाई। नाइट्रोजन का वेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल इज वन। इफ minimum molecular weight is asked, it means minimum number of oxygen, minimum number of nitrogen atoms is equal to 1 in the molecule. In the molecule. In the molecule. क्या बात क्लियर है बेटा? Means minimum number of nitrogen atom is equals to 1 in the molecule. क्लियर है बेटा? तो एक एटम का वजन कितना है? 14। कितना है? 14% है। तो एक एटम का वजन 14% है। इसको अपन ऐसा करें क्या, 14% की जगह कुछ और डाटा ले लेते हैं, क्योंकि सब सिमिलर टाइप का हो रहा है ना। इस 25% कर लेते हैं, 25% कर लेते हैं, ठीक है ना, तो सही रहेगा। अब सोच दो कि 25% का वेट है 14 AMU। बोलो भाई, 25% का वेट है 14 AMU, क्योंकि एक ही एटम है नाइट्रोजन का, और एक नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना होता है, 14 AMU होता है। नहीं आया? नहीं आया? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोलते ही ये बात तय हो गई कि वहां पे नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के कितने हैं, एक है। जिस एटम का वजन कितना है, 25% है। तो भाई 14 AMU होता है एक एटम का वजन, तो 14 AMU जो वजन है वो बराबर है 25%, या 25% बराबर है 14 AMU। तो 100% बराबर क्या होगा यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई यार। आया कि नहीं आया? 56 ग्राम हो जाएगा आंसर। 56 ग्राम हो जाएगा आंसर, वेरी सिंपल। हमने ये देखा कि एक नाइट्रोजन एटम है, ये कैसे पता लगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिखा था, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिखा था, इसलिए हमें पता लगा कि एक नाइट्रोजन। इसलिए मैंने बोला यदि सवाल में बोल दे कि मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें क्या पता कि सवाल के अंदर 10 नाइट्रोजन है। ये भी तो हो सकता है बेटा कि मॉलिक्यूल के अंदर 4 नाइट्रोजन होते, तो 4 नाइट्रोजन का वजन कितना हो जाता, 25%। तो 56 ग्राम होता 25%, तो 100% कितना होता, उसका 4 गुना होता।
तो इसलिए अपन को मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट शब्द का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जब वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग करेगा तभी हमें ये पता लगेगा कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं उस कंपाउंड के अंदर। 1 है। तुम्हें कुछ आया समझ में कि कुछ नहीं आया समझ में? आ गया? वेरी गुड। चलो भाई, तो in the molecule and 25% weight, therefore 25% weight is equals to 14 ml. तो 100% बराबर 56 ml। मेरी समझ में तो मैंने आपको समझा लिया ये सवाल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है ये, इस पे मैं 1-2 सवाल और करवा दूंगा, पर आप पहले ये कंफर्म कर लो कि आपको ये आ गया कि नहीं आ गया। इस पे मैं एक आध सवाल मॉड्यूल का और ले सकता हूं आपके लिए, मॉड्यूल में दिए हैं इसके रिलेटेड सवाल। ठीक है बेटा, आ गया बच्चों? मिटा दूं इसको मैं? मॉड्यूल में कौन सा सवाल दिया है इससे रिलेटेड? दिया तो है लेकिन ढूंढना पड़ेगा भाई यार। क्या पता यार कहाँ चला गया सवाल। दिए होते थे मॉड्यूल में सवाल इससे रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूँ, तब तक मैं पहले इसको मिटा दूं, है ना। मॉड्यूल में 2-3 सवाल हैं इससे रिलेटेड, आपको मिल जाए तो आप भी बता देना कहाँ पे वो सवाल है ना। तब तक मैं एनसीईआरटी में कुछ देख लेता हूँ। एनसीईआरटी में एक आध सवाल इससे रिलेटेड देख लेते हैं, है ना। मॉड्यूल में तो दिया ही है। फिर मैं आपको फटाक दी से लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट और वो पढ़ाता हूँ स्टोइचियोमेट्री। ये तो बहुत सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं सच बोले तो। एनसीईआरटी में परसेंटेज वाला सवाल ही नहीं, सवाल नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने आप ही कैलकुलेशन करके बताया हल्का हल्का, लेकिन सवाल अवाल कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। हाँ, मॉड्यूल में कहाँ पे बेटा? मॉड्यूल में कहाँ पे? मैं एनसीईआरटी में देख रहा हूँ लेकिन कोई सवाल दिख नहीं रहा है इस पे। नहीं है कोई सवाल। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 39। ओके, पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 39 बोला है होशियार बच्चे ने। लेट मी चेक दैट। एक तो जो मैंने ग्लव्स पहने हैं इनमें पेज पलटता नहीं है। हाँ, मिल गया ना भाई, ये रहे 2-3 क्वेश्चन फटाक दी से। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज, आ जाएगा बेटा। 3.4% सल्फर है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज। क्या तुम बता सकते हो कि 3.4% का वेट कितना है? इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3.4% सल्फर। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो क्या बता सकते हो 3.4% वेट कितना है? वेरी गुड कौस्तुभ, एकदम सही बताया बेटा आपने। बाकी लोग भी ट्राई करो। 3.4% का वेट कितना है? कम ऑन, मतलब आंसर दो बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 3.4% वेट कितने का है? मतलब 3.4% वेट कितने ग्राम, कितने एएमयू में? चलिए बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं मिला अभी? ओके, अरे बोला ना, हमारे पास इंसुलिन है एंड इंसुलिन है
3.4% सल्फर, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। हाँ भाई अब बोलो भाई, उसमें जब तुमने देख लिया कि 3.4% सल्फर है, तो क्या नहीं बता सकते यार कि 3.4% वेट कितने के बराबर है यार? ये तो बड़ी दिक्कत है, चुपचाप बैठे हुए हो। हाँ, कितने के बराबर है, कितने के बराबर है? 3.4% वेट कितने एमयू के बराबर है? सही है। अब अनुष्का ने सही बोला, इसके पहले एक और सही बोला था बच्चे ने, अब बाकी बच्चों ने भी सही बोला, मुस्कान ने भी सही बोला, बाकी बच्चे भी सही सही बोलो। 32 एमयू, 32 एमयू होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो यार, 32 एमयू होगा कि नहीं होगा? होगा ना 32 एमयू? तो वो वेट कितना हो गया? वो वेट हो गया 32 एमयू। चलो बढ़िया। तो 1% वेट किसके बराबर होगा बेटा? 32/3.4। तो 100% वेट किसके बराबर होगा? 32/3.4 इंटू 100, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस द मॉलिक्यूलर वेट। आया कि नहीं आया? हो गया बेटा? कर लोगे ना खुद? अब इसको मैं तो नहीं करूँ ना अब आगे इसको, मतलब आपको आपको नोट आउट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना इसको, ठीक है बेटा? जैसे बोला केफीन में 194 है केफीन का वेट, अब आप खुद कर लेना इस सवाल को, है ना? मैंने तो मिटा दिया, आप इसको नोट मत करना सोल्यूशन, आप खुद करना। उसने बोला उसके पास केफीन है, और उसने बोला केफीन का मॉलिक्यूलर वेट 194 है, और इसमें नाइट्रोजन बाई परसेंटेज है 28.9। इसमें नाइट्रोजन बाई परसेंट है 28.9%। बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब कैसे पता लगाओगे? वो फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज वेट वाला, वो था ना, परसेंटेज वेट ऑफ अ एटम बराबर नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। बस इधर पुट कर दो, 28.9 बराबर n नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का, 14 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 194 इनटू क्या कर दो 100, जो आंसर आ जाए मुंह पे मार दो, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बेटा? वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही कॉमन सेंस हो जाता है, ऐसे कॉमन सेंस हो जाता है यार। ठीक है ना यार? बोलो यार। सन्नी देओल के हाथ का, सन्नी देओल का हाथ जो है उसका बॉडी परसेंट है मान लो 5%, तो बताओ सन्नी देओल का वजन कितना? ऐसा क्वेश्चन है। कोई बोले सन्नी देओल का जो हाथ है वो उसके बॉडी के मास का 2.5% है, तो बताओ सन्नी देओल का मास कितना है? तो सबको पता है कि सन्नी देओल जो है वो क्या है, सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ है, सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ है, और उसके हाथों का वजन 2.5% ऑफ बॉडी वेट है, मतलब दो हाथ का वजन उसका हो गया 2.5% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है ना? तो टोटल वेट कितना हुआ? 2.5% का वजन हुआ 5 किलो, तो एक का कितना हो गया? 5/2, 200 किलो का सन्नी देओल हो गया। अरे आया कि नहीं आया यार? जो भी मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके लिए फॉर्मूलों की जरूरत तो नहीं है ना बेटा। बस सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। चलो अब मैं आपको स्टोइशियोमेट्री सिखाता हूँ, ये भी हो गया परसेंटेज वाला, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज कैलकुलेशन हो गया, अच्छा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और बता दो। हालांकि वो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया होगा, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। मिटाऊं मैं इसको बेटा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? ओके, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यदि हमें कैलकुलेट करना है तो बहुत सरल होता है उसका, वो होता है एटॉमिक मास ऑफ ए आइसोटोप इनटू परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास
सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। सही है क्या? कुछ गड़बड़ किया मैंने? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, किसी आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, उसका गिवन परसेंटेज कितना है। जैसे अपन ले लें क्लास के अंदर छोरियां हैं 60%, छोरे हैं 40%, हर छोरी का वजन 40 किलो, हर छोरे का वजन 50 किलो, तो बताओ एवरेज वेट कितना होगा। तो छोरियों का परसेंटेज कितना था 60, हर छोरी का मास कितना था 40 किलो, प्लस छोरों का परसेंटेज कितना था 40 और हर छोरे का वजन कितना था 50 किलो, डिवाइडेड बाई 100। खेला खत्म बाबू। आया कि नहीं आया? डिवाइडेड बाई 100, खेला खत्म बाबू। एवरेज वेट आ गया कि नहीं आ गया? बस यही तरीका है एवरेज वेट निकालने का। निकल जाएगा। ये लो, एक गंजे से एक गंजा मारा, एक गंजे से एक गंजा मारा, यहाँ भी 2 गंजे मार दिए, तो 6 चौक 24 और 4 पंचे 20। 24 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 44। 44 किलो हो गया एवरेज वेट क्लास का। सही है ना? 20 प्लस 24 बराबर 44। 44 किलो हो गया एवरेज वेट क्लास का। क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है बेटा? है ना? अब इसमें मान लो कोई टीचर भी घुसा देता 80 किलो का मास्टर, मान लो कोई टीचर भी घुसा देता 80 किलो का मास्टर, तो उसका भी परसेंटेज ले लेते अपन, तो फिर जो हो जाता, फिर 3 हो जाते छोरे, छोरों का परसेंटेज इंटू हर छोरे का वजन, छोरियों का परसेंटेज इंटू हर छोरी का वजन। हम पर मान के चल रहे हैं हर छोरी का वजन एक जैसे ही है। और थर्ड में क्या होता? मास्टर, मास्टर का परसेंटेज और मास्टर का वजन डिवाइडेड बाई 100 बराबर हो जाता। क्लियर है बेटा इतनी बात तुम लोगों को? फ्लोर इंचार्ज भी ले लेते तो चौथा वो ऐड हो जाता, चाय वाला ले लेते पांचवा वो ऐड हो जाता। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना बेटा इतनी बात सबको? है ना? कभी भी आ जाएगा सवाल। चलो बेहतरीन है, कर लो इसको, नोट कर लो। अब अपन चलते हैं अगली कहानी पे। अगली कहानी है स्टोशियोमेट्री की, है ना? स्टोशियोमेट्री के सवालों को कैसे करते हैं पर सॉल्व। मिटा दूं बेटा इसको मैं, यदि आप लोग कहें तो? आप कहेंगे तो मैं मिटा देगा। ओह या ठा ठू चक्का चाहिए धूम धूम। या लो भाई, अब आता है बच्चों स्टो आई चाहे हो मैटरी के क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा? तो स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन कोई भी जब अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली प्रीरिक्विजिट जो होती है वो होती है इक्वेशन को बैलेंस करो। बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ स्टोशियोमेट्री we should balance the equation. We should balance the equation. विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन कभी भी स्टोशियोमेट्री का कोई सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा? ऑल्सो वी शुड immediately check, also we should see for number of reactant molecules involved. If more than one reactant is present, if more than one reactant is present, find out limiting agent. Find out limiting agent. If two reactant is present, normally तो दो ही होते हैं बेटा। If two reactant is present and one is given in excess, या तो एक एक्सेस में दिया हो या ये दिया हो बताओ ये कितना लगेगा, या तो एक्सेस में एक दिया हो या बोल दिया हो कि बताओ ये कितना लगेगा।
तो बताओ ये कितना लगेगा, तो जो दूसरा वाला मतलब उसने बोला ये इतना दिया, बताओ ये कितना लगेगा। नहीं समझे बात को? उसने बोला मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन का, बताओ कितने मोल हाइड्रोजन के लगेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट अपने आप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? जब वो आया कि नहीं आया बेटा? अरे यार आज तुम लोग क्या सो रहे हो कसम से, मतलब आ गया ना? फिर तो फिर if two reactant is present and one is given in excess, then जो पहला reactant, if two reactant is given and one is given in excess, the other one is limiting reagent by default, by default। ठीक है बेटा? तो स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन मिक्स चलते हैं लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन है ना। तो ज्यादातर जब एग्जाम आएगा ना, जो कम है वो लिमिटिंग होगा, बिल्कुल सही है। जब एग्जाम आएगा बेटा तो आप समझना क्वेश्चन लिमिटिंग रीजेंट का ही टपकेगा मोस्टली, है ना। लेकिन पहले मैं आपको स्टोइचियोमेट्रिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर उसमें लिमिटिंग रीजेंट भी घुसाऊंगा। तो नॉर्मली क्या करेंगे, शुरू में अपन एक ही रिएक्टेंट ले लेंगे, तो उसमें लिमिटिंग रीजेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो फटाफट, इसको झटापट फटाफट नोट करो, जल्दी 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 जल्दी, कोई टेंशन नहीं। हो गया बेटा? हो गया बच्चों? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना कोई दिक्कत? ओके डन। चलो अब क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, पहले प्रिंसिपल समझा दूं, फिर आपको सवाल करवा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है स्टोइचियोमेट्री का, देखा जाए तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ, अच्छा ठीक है। जैसे बोलता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन। जैसे उसने बोल दिया प्रोपेन दिया है, प्रोपेन मतलब 3 प्लस O2। उसने बोला अमाउंट ऑफ O2 कितनी कंज्यूम होगी, यदि प्रोपेन कितना लिया उसने 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन लिया है तो। अब इसमें लिमिटिंग रीजेंट है कौन सा? अच्छा एक बताओ, स्टोइचियोमेट्री का कोई भी सवाल है उसको ना सबसे पहले आपको लिमिटिंग रीजेंट ही सोचना चाहिए। क्या इसमें लिमिटिंग रीजेंट निकालने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसने बोला 286 ग्राम को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ये तो वो पूछ रहा है कितना चाहिए, बोलो कितना चाहिए, बोलो कितना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना अपन किसी को, बोलो यार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना बेटा। तो इसमें ये लिमिटिंग रीजेंट है, ये लिमिटिंग रीजेंट है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो बोला कितना चाहिए, तो सबसे पहला काम है बैलेंस करना है इक्वेशन को। बिना उसके आप निकाल ही नहीं पाओगे कितना लगेगा, है ना। तो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन में बैलेंस करना। तो कंबस्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस किया जाए तो 3 आ जाएगा, और ये बैलेंस किया जाए तो 4 आ जाएगा। खत्म खेला बाबू। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे N286। अच्छा इसको तो बैलेंस ही नहीं किया भाई, O2 है वहां पे, कितने हैं 4 और 6 मतलब 5O2। अब कर सकते हैं अपन, उसने बोला है इसके मोल दिए इसके पूछे, आ जाएगा आंसर। बहुत ही ज्यादा सरल है, सुनना मेरी बात को ध्यान से भाई। यदि किसी के मोल दिए और दूसरे के पूछे, यदि किसी के मोल दिए हैं और दूसरे के पूछे, तो क्या करना होता है, जिसके मोल दिए हैं उसको उसी की स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, और जिसके पूछे हैं उसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर किसी रिएक्टेंट के मोल गिवन है और हमको किसी और रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करना है, तो हमें किसी और रिएक्टेंट के मोल कैलकुलेट करना है, तो आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा
दिए हुए मोल अपॉन उसकी स्टोशियोमेट्री इनटू जिसके मोल चाहिए उसकी स्टोशियोमेट्री। अभी देखने में बड़ा लग रहा है, जब करूंगा तो बहुत ही सरल, देखने में बड़ा लग रहा है तो करूंगा तो बहुत ही सरल है। इसके मोल कैलकुलेट हो सकते हैं क्या? n, तो ये हो जाएगा 286 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना। n बराबर कितना हो जाएगा, वेट गिवन कितना है। मैं क्या हर चीज लिखना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कर रहा बेटा कि बेकार कर दूं, है ना। मैं चाह रहा हूँ हर चीज डिस्कस कर ले, है ना, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ बहुत आसान हो गया, है ना। तो 286 डिवाइडेड बाई 36, 12 36 प्लस 8 कितना होता है, 44। 44 का पारा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा क्या, कितनी बार जाएगा 286 44, मैंने सही कैलकुलेट किया क्या, सब कुछ बकवास कर दिया सब कुछ। 12 36 प्लस 8, बहुत बढ़िया किया कैलकुलेशन। 286 डिवाइडेड बाई 44, 6.5 आ रहा भाई, 6.5 आ रहा। तो कितना आया, 6.5 आया। सही किया मैंने सब कुछ, 6.5 आया बेटा, 6.5 आया, सही किया ना, सही किया ना। अब सोच, ये 6.5 है तो इसके कितने मोल होंगे ये निकालना है। ये जादुई फॉर्मूला देखो, ये बराबर आया बेटा 6.5, तो ये कितना आएगा, इसके मोल चाहिए और इसके दिए, तो इसको इसकी स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करके इसकी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.4 डिवाइडेड बाई इसकी स्टोशियोमेट्री 1 इंटू 5, 55 25 की 5 हासिल आई 2, 5 6 30, 32.5 मोल्स लगेगा। ऐसा कोई आंसर दिया भी है कि नहीं दिया? अच्छा, उसने तो क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस पूछा था, उसने क्वेश्चन ही दूसरा पूछा था, मैंने दूसरा बना दिया, क्या दिक्कत है। इसका भी अमाउंट पूछ सकता है, उसका भी पूछ सकता है ना। अब वो पूछे इसके कितने मोल बनेंगे, तो क्या पता लगा सकते हैं बेटा। उसने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, तो इसके 6.5 है, तो 6.5 डिवाइडेड बाई इसकी स्टोशियोमेट्री 1 मल्टीप्लाइड बाई इसकी स्टोशियोमेट्री, पाती है 15 की 5 हासिल आएगी 18, 19.5 मोल आया। तो बोला इसके कितने लगेंगे, तो 6.5 डिवाइड बाई 1 इंटू 4, 4 पच्चे 20 की 0 हासिल है 2 और 4 24, 26 पॉइंट। इसका वेट पूछा था, 26 इंटू 18 इसका वेट आ जाता। अरे बोलो आया कि नहीं, आ गया ना बेटा, एकदम सरल है, एकदम सरल है। अब मैंने आपको तरीका बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बताया बेटा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड दुनिया का सवाल है उससे आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। ठोप ठोप, अपन तो O2 2 से भी कर सकते थे, 2 से कैसे कर लेते बेटा, 4 है। O2 का इधर बैलेंस तो सही किया था ना मैंने, 10 4 सही तो है, सब सही है, सब सही है मैंने, बस सब सही है। ठीक है बेटा, हो गया, आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, विश्वास डाउट क्लियर हो गया कि कोई अभी डाउट बचा हुआ है? नो सर। चलो भाई, अब सोचो, क्या स्टोशियोमेट्री का सवाल अपन आसानी से बना सकते हैं, कितना भी गंदा सवाल क्यों ना हो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। एक और बताता हूँ, N2 plus 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया, gives me 2 मोल अमोनिया। तो पता है स्टोशियोमेट्री क्या क्या बताती है, ये बताती है इसका 1 मोल, तो इसके 3 मोल, तो इसके 2 मोल। स्टोशियोमेट्री ये बताती है। अच्छा भाई, स्टोशियोमेट्री ये भी बताती है कि इसका यदि वॉल्यूम, ये गैस है, ये गैस है,
ये गैस है तो बताती है इसका वॉल्यूम। अच्छा इसका 1 मोल मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एनटीपी एसटीपी पे? इसका 1 मोल मतलब इसका वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी पे कितना हो जाएगा? 22.41 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 इंटू 22.41 और उसका हो जाएगा 2 इंटू 22.41। तो 22.41 तो कॉमन है। तो क्या इसके 1 लीटर तो इसका 3 लीटर तो इसका 2 लीटर। बोलो बेटा क्या मानते हो? मानना तो पड़ेगा बेटा। मान गए सब लोग? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके नंबर कितने हैं? तो मैं बोल सकता हूं इसका नंबर है Na 1 इंटू Na और इसका नंबर है 3 इंटू Na और इसका नंबर है 2 इंटू Na। Na ने मारा Na। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका 1 मॉलिक्यूल तो इसके 3 मॉलिक्यूल तो इसके 2 मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। और मैं जो नहीं बोल सकता हूं वो क्या है? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका 1 ग्राम तो इसके 3 ग्राम तो इसके 2 ग्राम। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? मैं ये नहीं कह सकता इसका 1 ग्राम तो इसके 3 ग्राम तो इसके 2 ग्राम। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं कह सकता मैं। दिस इज रॉन्ग। इसका ग्राम कितना आएगा? यदि इसका वेट आया तो इसका वेट कितना आएगा? इसका आएगा 28 ग्राम। इसका कितना आएगा? 6 ग्राम। और इसका कितना आएगा? इसका आएगा 34 ग्राम 34 ग्राम। करेक्ट है बेटा। बाई वेट ये रेशियो फॉलो नहीं करता है बट बाई वॉल्यूम बाई मोल एंड बाई नंबर ये सेम रेशियो फॉलो करता है। क्या सब लोग को बात क्लियर है बेटा? क्या सब लोग को बात क्लियर है? उसका रीजन है दिख रहा है यहाँ कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ था 22.41 इधर Na इधर कॉमन थोड़ी ना था। तो मॉलिक्यूलर वेट तो सबका अलग अलग होता है भाई। एक का 28 है एक का 2 है एक का 17 है अलग अलग से मल्टीप्लाई हुआ है तो फैक्टर थोड़ी ना एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये बात सबको क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ओके धनाधन। चलो नोट कर लो इसको बेटा। इसके बाद मिटा दूं ना इसको? शैल आई मिटाओ दिस? I shall meet out this. I shall meet out this. I shall meet out this. Okay. अब मैं आपको इसकी आगे की दुनिया दिखाऊं। सोचो यदि मानो आपकी और थोड़ा छोटा छोटा कुछ ले लेते हैं। Assuming that petrol octane has a density of E2, the petrol on combustion will consume कितना O2 ऐसा बोल रहा है कि पेट्रोल है उसके पास में पेट्रोल एन ऑक्टेन बोला है शायद ना। पेट्रोल एन ऑक्टेन ही बोला है C8H18 बोला है प्लस O2 कंबशन करेगा CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। बैलेंस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और बैलेंस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हुआ 16 और 9 तो प्लस 16 और 9 कितना होता है यार? 16 और 9 25 होता है तो ये 25/2 हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। करेक्ट बेटा। अब इसका वो वॉल्यूम दे रहा है कुछ। इसका वॉल्यूम कितने लीटर दे रहा है वो? इसका वॉल्यूम वो दे रहा है लीटर। कहाँ गया यार? यही गड़बड़ हो जाती है मेरे से सवाल ही खो जाता है। अभी तो यहीं कहीं दिखा था मुझे। हाँ वॉल्यूम 1.425 लीटर वॉल्यूम दिया है 1.425 लीटर और इसकी डेंसिटी भी दी है और इसका रो दिया है शायद 0.8 ग्राम पर ml कुछ ऐसा दिया। ठीक है ना? डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर ml। बहुत बढ़िया। क्या इसका मास निकाल सकते हैं अपन बेटा? क्या इसका मास निकाल सकते हैं अपन? तो मास बराबर क्या होगा बेटा? क्या मास बराबर वॉल्यूम इन ml इनटू रो इन ग्राम पर ml। करेक्ट है बेटा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम कितना है 1425 ml इनटू 0.8 ग्राम पर ml। तभी तो ग्राम में आएगा। ml को मार देगा। ये आ गया बेटा 1425 into 0.8 बराबर 1140 and this comes out to be 1140 grams। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटा? इसके मोल आ जाएंगे गिवन वेट 1140 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वो 114 आता है
तो ये हो गए 10 मोल। अब इसके 10 मोल है तो इसके मोल कितने लगेंगे, इसके मोल डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री, बोलो हाउ। तो क्या ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 25/2। इसने मारा 5 बार, ये कितना हो गया 125 मोल। क्या सब लोग को बात समझ में आ रही है? आ गई बेटा बात समझ में? सरल था क्वेश्चन, सरल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन में, एकदम सरल है, मतलब कोई परेशानी किसी प्रकार की दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैं अभी भी आपको बच्चा समझ के ही पढ़ा रहा हूँ, वरना टॉपिक में फटती से अब तक खत्म कर चुका होता, मैं आपको बताऊं। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, मैं चाहता हूँ अपन डिस्कशन करें। जनरली क्या होता है, हवाबाजी के चक्कर में ना कई बार इंपॉर्टेंट चीजें अपनी निकल जाती है, ये बहुत होता है बेटा। कई बच्चे टॉपिक छोड़ देते हैं सोच के अरे आता है हमको यार, छोड़ो यार, फिर एग्जाम टाइम में जाके फंस जाते हैं, है ना बेटा। सीखने की प्रक्रिया है ये। आज नया क्या सीखा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक सवाल तो जबरदस्त सीख लिया आपने। इसमें क्या सीखा, एक ट्रिक सीखी कि कैसे एक के मोल दिए तो दूसरे के मोल निकालने हैं, एकदम श्योरिटी के साथ, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं। आप यूनिटरी से निकाल लोगे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फंसेगी तो यूनिटरी लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। थोपो, ये भी सवाल हो गया स्टोइचियोमेट्री का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक बेटा, चलो एक बार एनसीईआरटी की तरफ झांक ले, बस एक सेकंड के लिए झांकती, उसके बाद तुम लोग से बात करती। लो भाई, एनसीईआरटी आ गई। डायरेक्ट वो वाला क्वेश्चन करा दूं जो एग्जाम में आएगा, इसको मिटा रहा हूं। चलो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये मीथेन है और ये O2 है, और कह रहा है 16 ग्राम मीथेन है, बताओ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। क्या सब लोग को आ जाएगा? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना। अरे बहुत सारी जनता इसमें गलती करती है यार, और ये हो जाएगा 2O2, वो बैलेंस कर देगा तो ये बैलेंस करना भूल जाएगा। 16 ग्राम मतलब N बराबर कितना हो जाएगा 1 मोल। इक्वेशन बैलेंस है, एक कार्बन दो कार्बन चार हाइड्रोजन 8 4 4 4, बहुत बढ़िया बैलेंस है। इसका एक मोल तो इसके कितने मोल, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 बराबर 2 मोल। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट 32 ग्राम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल और वाटर 2 मोल। जो क्वेश्चन पूछा आप आंसर बता सकते हो। उसने शायद आपसे वाटर के ग्राम पूछे थे, 36 ग्राम पानी हो जाएगा, देख लेना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन ऐसे ही टपक जाएगा। इसके कितने मोल आएंगे बेटा, क्या हम निकाल सकते हैं? इसका मोल 1 आएगा, इसके मोल 2 आएंगे, तो वेट कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा वेट। ठीक, एक और क्वेश्चन ले ले एनसीईआरटी का। चलो बेटा फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का। हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबस्शन। हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। ये ले भाई, ये मीथेन है, ये O2 है, और ये क्या है CO2 है, और ये क्या है H2 है। इक्वेशन को बैलेंस करो, इधर 2 कर दिया, इधर 2 कर दिया। उसने बोला 22 ग्राम ये प्रोड्यूस होना है, तो बच्चे ये 22 ग्राम प्रोड्यूस होना है, मतलब 22 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल्स टू हाफ मोल। अब इसका आधा मोल, तो इसका कितना मोल, इसका कितना मोल, तो इसका मोल पहले निकालें, तो हाफ डिवाइडेड बाई इसकी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाई इसकी स्टोइचियोमेट्री, तो हाफ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 बराबर आधा मोल बराबर 8 ग्राम। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? 8 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 8 ग्राम। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, बोलो चमका। और वो पूछता O2 कितना चाहिए, तो हाफ डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मोल 32 ग्राम। वो पूछा वाटर कितना बनेगा, हाफ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 बराबर 1 मोल बराबर 18 ग्राम। कर सकते थे क्या बेटा, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, जल्दी से बोलो यार। सबको आ गया? एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों मैंने आपको करा दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और रुको एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड बस। अगला परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, एक तो दिया है भाई, वो वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाएगा। ठीक है ना बेटा, उससे फायदा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, वो क्वेश्चन आपको वैसे भी बन जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि एक बार देखा हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक बार देखा हो आंसर रटा हुआ हो तो कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जिसको आप फील नहीं कर रहे हो, वो बात पता है क्या होती है? यदि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया तो खुशी बढ़ जाती है एग्जाम के अंदर, और यदि एग्जाम में खुशी बढ़ गई तो बेटा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमें अच्छा अच्छा लगने लग जाएगा। एंड एज सून एज हमें अच्छा अच्छा, हमें प्यार हो जाएगा, किससे? पेपर से। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है?
ऐसा ही प्यार में होता है, ऐसा ही पेपर में होता है। आप देखो प्यार में इंसान जो है कितनी देर तक अपना कंसंट्रेशन बनाए रखता है, इतनी जल्दी वो मतलब कितनी परम स्थितियों में भी देखो टाइम हो गया यार, ये प्यार करते-करते टाइम हो गया यार, पता ही नहीं लगता है प्यार में कब टाइम हो जाता है। वैसे मेरी 10 मिनट बाद ही एक क्लास है, इसलिए मैं आपसे विराम चाहूँगा आज के लिए, और कल भी आइएगा पढ़ने के लिए, ज़रूर भागिएगा मत, ठीक है बेटा? और शहर में मत घूमना मेरे भाई। चलो। ठीक है बेटा, कल मैं आपको लिमिटिंग रीजन और वेरियस टाइप के सवाल करवाऊँगा। इस वादे के साथ आज विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय बच्चों।